स्वागत है फिर से एक बार सभी बच्चों का। और देखिए ये है कि मेहनत, कभी कभी ऐसा होता है कि पता चलता है कि वाकई में हम मेहनत कर रहे हैं और ये लगातार हमको करते रहना पड़ता है। वो कुछ पंक्तियां तो याद ही होंगी, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। खैर मैं वो फिर से पंक्तियाँ बोल करके बोर नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने याद दिलाया कि यहाँ पर चूँकि मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए मैं लगातार तुम्हारी सुविधा के लिए और तुम्हारी तरक्की और उन्नति के लिए लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पर आज की क्लास कुछ काफ़ी खास होने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप समझोगे। और ये जितना मैंने आज लिखे ये है स्पेसिफिक यूजेस ऑफ वर्ड्स या स्पेसिफिक यूज ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जो विशिष्ट प्रयोग होता है। विशिष्ट को ये समझ सकते हो कि एक स्थायी प्रयोग होता है, कि हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनका मतलब तो सेम ही होता है लेकिन फिर भी सेम हो करके भी सेम नहीं होता है। और ये हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो वन वर्ड्स के रूप में हो, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में हो, या होमोफोन्स के रूप में हो, या फिर एंटोनिम्स के रूप में हो, या फिर पैराग्राफ या कंप्रिहेंशन में किसी रूप में आते जरूर है, ये निश्चित है। इसलिए सभी बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है ये, और इसको आप जब पढ़ोगे तो समझोगे कि नहीं हाँ बहुत ही मतलब हमारे लिए एक काम की चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या है और इसमें कैसा क्या प्रयोग किया गया है। तो देखिए ज़रा समझिए, रिवेंज और एवेंज, इसके बाद अलाउ और परमिट, एंगर और रिजेंटमेंट लिखा हुआ है, एडमिट और कन्फेस लिखा हुआ है, एंसेंट ओल्ड लिखा हुआ है, एबिलिटी और कैपेसिटी लिखा है, रिप्लाई और आंसर लिखा हुआ है, सरप्राइज एस्टोनिशमेंट और वंडर लिखा हुआ है, ब्रेवरी करेज और वैलर लिखा है, डेयरिंग और बोल्ड लिखा हुआ है, कस्टम और हैबिट लिखा हुआ है, क्राइम एंड वॉइस लिखा हुआ है, सिन भी लिखा हुआ है, वांट नीड एंड रिक्वायर लिखा हुआ है, नोटोरियस फेमस रिनाउंड और पॉपुलर लिखा हुआ है, हाउस और होम लिखा हुआ है, एब्सटेन रिफ्रेन और फॉरबियर लिखा हुआ है, सीलिंग एंड रूफ लिखा है, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लिखा हुआ है। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हमें लगता है कि सबकी मीनिंग एक ही है। सबकी मीनिंग का मतलब होता है जैसे ये भी प्रसिद्ध, ये भी प्रसिद्ध, ये भी प्रसिद्ध, ये भी प्रसिद्ध। लेकिन अब ये देखना ये है कि देखिए आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, देखना ये कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। और वो डिफरेंस जो आप जानोगे, जो डिफरेंस आप देखोगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक और नॉलेज पावर बढ़ जाएगी, मतलब काफ़ी कुछ आप में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, वर्ड पावर बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। रिवेंज का मतलब होता है टू रिटर्न, इंजरी फॉर इंजरी, इंजरी फॉर इंजरी, अर्थात जब हमें किसी भी प्रकार की चोट मिलती है, चाहे जिस प्रकार की चोट हो, अगर हम पलटकर उसी चोट को दूसरे पर प्रहार करते हैं या उसका बदला लेते हैं तो उसको कहते हैं रिवेंज। और जो एवेंज लिखा हुआ है यहाँ पर देखने की चीज़ है, ये रिवेंज है। और रिवेंज का मतलब है टू रिटर्न इंजरी फॉर इंजरी, और इसका मतलब होता है टू पनिश, इसका मतलब होता है टू पनिश द इविल डूअर्स। और इविल डूअर्स का मतलब होता है कि जो भी बुरा कार्य करने वाला होता है उसको हम दंड देते हैं। तो अब उसको दंड देते हैं तो ये नहीं है कि हम सामाजिक तौर पर उसको दंड देते हैं, वो हम अपने खातिर देते हैं। कुछ लोग इसका सेंस ऐसा भी लेते हैं, रिवेंज, जब अपने प्रति कोई हमला होता है तो रिवेंज यानी जब हम अपने प्रति हुए हमले का बदला लेते हैं, वो किसी भी तरह का, चाहे मोरल हो या इमोशनल हो, जिस प्रकार की इंजरी हमको मिलती है अगर उसी प्रकार के को हम रिटर्न करते हैं तो वो रिवेंज, लेकिन व्यक्ति अपने खिलाफ। लेकिन ये चीज़ होती है जैसे किसी और के खिलाफ, मतलब हमारे किसी परिचित के खिलाफ, किसी रिश्तेदार के खिलाफ, किसी फैमिली मेम्बर के खिलाफ कोई किसी ने गलत किया हो, उसका हम जब रिवेंज करते हैं यानी तो वो एवेंज कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे रिवेंज का मतलब ये लिखा हुआ है
रिवेंज माने बदला लेना, एवेंज माने बदला लेना। जैसे हम यहाँ पर कर दें, कोई सेंटेंस लिख दें कि शी रिवेंज्ड herself upon Ramesh, a former lover। मतलब उसका कोई पूर्व का प्रेमी था जिसके खिलाफ उसने बदला लिया, अर्थात उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसको छोड़ा या कुछ भी किया और फिर उसके खिलाफ उसने बदला लिया। तो ये रिवेंज एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है, और ये आप पढ़ चुके होंगे कभी ना कभी, चाहे वो रिवेंज हो, इंजॉय हो, एब्सेंट हो, प्राइड हो, इस तरह की जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में बनकर वहाँ पर जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो वहाँ पर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। फिलहाल हमने यहाँ रिवेंज का यूज देखा, शी रिवेंज्ड हरसेल्फ अपॉन रमेश अ फॉर्मर लवर, जो उसका पूर्व का प्रेमी था उसके खिलाफ उसने बदला लिया। अब ये है कि कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी रमेश ने उसके साथ ऐसा कुछ किया जिसका उसने बदला लिया, धोखा दिया या कुछ भी किया। यहाँ सेंटेंस को समझने वाली बात है, बाकी और तमाम विचार करने की जरूरत नहीं है फिलहाल मेरी तरफ से। इसके बाद एवेंज लिखा हुआ है, जैसे हम ये कहते हैं ही हैज डिवोटेड past 3 years to avenging her daughter's death। मतलब अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए वो 3 साल तक लगा रहा। अब यहाँ पर देखिए, ये स्वयं के खिलाफ था और ये उसकी बेटी के खिलाफ था। तो ये रिवेंज और एवेंज में ये फर्क है, यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन कुछ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और कुछ तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका यूज किया जाएगा। फिलहाल धीरे से आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर अब ये तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, अलाउ और परमिट। अलाउ और परमिट, अलाउ माने भी देखिए अनुमति देना होता है और परमिट माने भी अनुमति देना होता है। तो टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन फॉर अदरवाइज अनरीजनेबल थिंग्स। मतलब इसका ये होता है, यहाँ पर ये अलाउ का मीनिंग लिखा हुआ मैं, टू गिव परमिशन फॉर अदरवाइज अनरीजनेबल थिंग्स, मतलब ऐसे कार्यों के लिए अनुमति देना जो गैर तार्किक हैं, अनडिजायरेबल है। मतलब वहाँ पर ये हो रहा है कि उसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, वहाँ पर उसकी अनुमति देना। जैसे द प्रिंसिपल allowed the girls to talk in the class, the principal allowed the girls to talk in the class। जैसे हम कहते हैं allow me to go outside, मुझे बाहर जाने की अनुमति दो। जैसे the class teacher allowed the late coming students to enter the class, अर्थात वहाँ पर अनडिजायरेबल है, अनरीजनेबल है, फिर भी उस चीज के लिए अलाउ करना। तो यहाँ पर ये अलाउ का सेंस है, बड़ा ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज लिख तो नहीं सकता ज़्यादा देर तक, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स मुझको यहाँ पर समझाने हैं। इसलिए आप अगर गौर से सुनेंगे, बहुत अच्छे सुनेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी यूटिलिटी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जब मैं इसको समझाने के बाद इरेज करके तब मैं बताऊंगा इसका यूज कैसे होता है। परमिट यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो परमिट का मतलब होता है टू गिव आ पॉजिटिव एसेंट। पॉजिटिव एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक। एक सकारात्मक सहमति प्रदान करना जब होता है तो वहां पर परमिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि प्लीज इश्यू मी अ परमिट ऑफ 75 kg ऑफ शुगर, तो यहाँ पर क्या है, हम एक परमिट बनवा रहे हैं 75 kg शुगर का। तो यहाँ एक पॉजिटिव एसेंट लेना चाहते हैं, उनकी सकारात्मक सहमति लेना चाहते हैं।
तो यहाँ पर परमिट का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव एसेंट, एक सकारात्मक सहमति यहाँ पर होता है। जैसे हम यहाँ पर कह देते हैं कि ही वॉज परमिटेड टू अपीयर इन द MA एग्जामिनेशन, ही वॉज परमिटेड टू अपीयर इन द MA एग्जामिनेशन, MA की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उसको अनुमति प्रदान की। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव एसेंट है, ये पॉजिटिव कंसेंट है, ये सहमति, सकारात्मक सहमति। यहाँ कोई निगेटिव चीज नहीं थी। वहां पर जैसे होता है कि द बॉय वॉज अलाउड टू प्ले आउटसाइड, बच्चे को बाहर खेलने की अनुमति दी गई, तो वहां पर अनडिजायरेबल या अनरीजनेबल था, तो वहां अलाउ था। और यहाँ पर पॉजिटिव कंसेंट है, पॉजिटिव एसेंट है यहाँ पर, इसलिए परमिट का यूज हुआ है। बहुत ही नियरेस्ट मैटर होता है ये। आप ये मत समझिए कि नहीं ये दोनों एक ही चीज है, जबरदस्ती इनमें डिफरेंस पैदा की, जबरदस्ती नहीं। अगर विभिन्न प्रकार के शब्द हैं तो विभिन्न प्रकार का उनका अर्थ भी है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर वही चीज है। इसके बाद एंगर, एंगर का मतलब होता है सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स। और रिजेंटमेंट का मतलब जो होता है वो होता है मोर लास्टिंग फीलिंग्स, मोर लास्टिंग फीलिंग्स। मतलब ये है कि ये ऐसी क्वालिटी है, रिजेंट, एंगर माने क्रोध होता है, रिजेंटमेंट माने भी क्रोध होता है, दोनों का माने क्रोध होता है। और देखिए क्रोध की और भी मीनिंग होती है बहुत सारी, जिसे फरी होता है, रेज होता है, लेकिन सबको यहाँ पर लेना थोड़ा सा एक साथ, चूंकि स्पेस बनता नहीं था, उनको मैं फिर अगले वीडियो में लूंगा कि उनमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि अभी फिलहाल यही आप समझिए यहाँ, क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों को लेकर चलना है। तो एंगर, यहाँ पर एंगर का सडन फीलिंग्स होता है। सडन फीलिंग जैसे हम ये कहते हैं कि ही वॉज एंग्री एट हिज र्यूड बिहेवियर, मतलब उस समय उसने कुछ ऐसे बदतमीजी वाला व्यवहार किया जिस पर वो क्रोधित हो गया। तो ये सडन फीलिंग आई क्योंकि उसकी सडन एक्टिविटी हुई जिस पर वो क्रोधित हो गया, तो वहां पर सडन फीलिंग हो गया। रमेश लेफ्ट द पार्टी सो हिज फ्रेंड वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, रमेश जो है पार्टी से चला गया इसलिए उसका मित्र जो उसके इस व्यवहार पर क्रोधित हो गया, सडन फीलिंग आई। रिजेंटमेंट क्या होता है? रिजेंटमेंट का मतलब होता है मोर लास्टिंग फीलिंग्स, अर्थात ये फीलिंग्स लंबे समय तक रहती है। जैसे कह दिया कि योर एश्योरेंसेस कैन नॉट लेसन हिज रिजेंटमेंट, मतलब तुम्हारे आश्वासन उसके क्रोध को कम नहीं कर सकते। वो बार बार आश्वासन दे रहा है, बार बार समझा रहा है, बार बार उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो उसका लास्टिंग फीलिंग है रिजेंटमेंट की, लंबे समय से जो उससे नाराज चल रहा है, वो उसका कम नहीं हो रहा। तो रिजेंटमेंट का मतलब होता है मोर लास्टिंग फीलिंग्स। और ये सडन फीलिंग जो कि थोड़े देर के लिए आती है और इसके अचानक आती है, ये कहिए आप, तो वहां पर हो जाता है एंगर और रिजेंटमेंट में मोर लास्टिंग। ये आपका इसका डिफरेंस है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। एडमिट लिखा हुआ है, तो एडमिट का मतलब देखिए ये बहुत जरूरी है। हम तो कभी कभी होमोफोन्स में भी पढ़ा देते हैं, लेकिन ये होमोफोन्स नहीं है। होमोफोन्स का मतलब होता है सिमिलर फोनेटिक सेंस होता है उसमें, कि एक जैसे लगभग निकलते हैं। जैसे इगोइस्ट, इगोटिस्ट ऐसे करके होता है ज्यादातर, कोर्स और कोर्स होता है, स्टेशनरी और स्टेशनरी होता है, ऐसे करके जब वो होता है तो वहां पर होमोफोन्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्पेसिफिक यूज ऑफ वर्ड्स है, अर्थात हम उसका मूल अर्थ समझ रहे हैं, उसका जो स्थायी, जो उसकी विशिष्ट मीनिंग है वो हम समझ रहे हैं। तो एडमिट का मतलब होता है टू एक्नॉलेज, टू एक्नॉलेज एज ट्रू, किसी चीज को सच स्वीकार करना, मतलब कोई बात सही है और उसको स्वीकार करना। मतलब स्थायी रूप से कोई चीज वहां पर कोई मतलब किसी भी तरह से बनावटी नहीं है। तो टू एक्नॉलेज एज ट्रू, जैसे हम ये कहते हैं कि ही एडमिटेड दैट ही वॉज इन द हाउस, उसने स्वीकार किया कि वो घर में था। अच्छा ये भी हो सकता है कि ही एडमिटेड दैट ही वॉज नॉट इन द हाउस, उसने स्वीकार किया कि वो घर में नहीं था। अब इसकी पॉजिटिविटी देखिए, वो वास्तव में नहीं था और ये बात स्वीकार कर रहा है, अथवा ये वास्तव में था, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है। तो वहां पर एक्नॉलेज एज ट्रू, किसी सच को स्वीकार करना होता है। एडमिट का मतलब किसी अच्छी या सच बात को स्वीकार करने का मतलब होता है एडमिट। और यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है टू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
और गिल्ट, यानी कोई अपने जिम्मेदारी या दायित्व अथवा किसी गलती को स्वीकार करना। जैसे हम कहते ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट, या ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, मतलब उसने स्वीकार किया कि वह दोषी था। जैसे ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन डूइंग हिज वर्क, मतलब उसने स्वीकार किया कि वह अपने कार्य में जिम्मेदार नहीं था। ही कॉन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने स्वीकार किया कि वह दोषी था। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो एडमिट का मतलब एक्नॉलेज एज ट्रू होता है, और इसका मतलब एक्नॉलेज एज रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्टी होता है। इसके बाद एंशिएंट मतलब अपोजिट टू मॉडर्न, और ये है अपोजिट टू ओल्ड, अपोजिट टू न्यू और यंग। इनमें अंतर यही है कि ये एंशिएंट जो है मॉडर्न का अपोजिट है। मॉडर्न माने आधुनिक, तो समझ जाइए एंशिएंट का मतलब क्या हुआ, प्राचीन हुआ। और ये ओल्ड का मतलब पुराना, तो फिर उसका अपोजिट न्यू यानी नया, या फिर यंग। ओल्ड का मतलब वृद्ध से हो गए, यंग का मतलब युवा से हो गए। द ओल्ड एंड यंग, वृद्ध और युवा, द न्यू एंड ओल्ड, नया एंड पुराना, ये चीज लेकर चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि वी शुड रीड अवर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्थात हमें भारत के अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन जरूर करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए। देयर आर मैनी एंशिएंट स्टोरीज इन एंशिएंट इंडिया, ये एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज एंड एंशिएंट उपनिषद, मतलब जो प्राचीन उपनिषद हैं या प्राचीन कहानियां हैं, प्राचीन जो तमाम इतिहास है, उनमें बहुत सारी प्राचीन कहानियां हैं या बहुत सारी पुरानी कहानियां। तो वही एंशिएंट का मतलब प्राचीन से ही है, जिसको पुराना भी कह देते हैं और प्राचीन कह देते हैं। तो यहाँ प्राचीन का मतलब होता है एक बहुत लंबा समय, और ओल्ड का मतलब होता है कि बहुत लंबा समय नहीं, लेकिन कुछ समय पहले का। ओल्ड का मतलब हो जाता है कुछ समय पहले का, ये चीज होता है। जैसे ओल्ड यहाँ पर लिखा हुआ ये, तो ओल्ड जो है न्यू का अपोजिट है। जैसे हम कहते हैं कि माई ओल्ड फ्रेंड मेट मी इन द मार्केट, मेरा पुराना मित्र मुझे। अब पुराना मित्र का मतलब ये नहीं आप कह सकते हो कि माई एंशिएंट फ्रेंड, मेरा प्राचीन मित्र ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को समझना है। एंशिएंट एक लॉन्ग पीरियड को सजेस्ट करता है, और जो ओल्ड है एक शॉर्ट पीरियड को सजेस्ट करता है। तो यहाँ ओल्ड और एंशिएंट में ये डिफरेंस रहा। इसके बाद एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, ठीक। और कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेबल, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर टू अचीव समथिंग। मतलब इंटेलेक्चुअल क्वालिटी का मतलब होता है ही हैज एन एबिलिटी टू परफॉर्म इन अ बेटर वे, मतलब उसके पास और अच्छे ढंग से परफॉर्म करने की योग्यता है। ही हैज एन एबिलिटी टू सॉल्व दीज सम्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर योग्यता है। तो एबिलिटी का मतलब इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, यानी बौद्धिक गुण है उसके पास। इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, अर्थात एक मेंटल क्वालिटी से यहाँ रिलेट करता हुआ है। और यहाँ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग का मतलब कैपेसिटी अर्थात क्षमता। जैसे ही इज कैपेबल टू रन 5 मील रेस, अर्थात वो 5 मील की रेस दौड़ने में सक्षम है। तो यहाँ पर ही हैज अ कैपेसिटी टू वर्क रेगुलरली, अर्थात नियमित रूप से काम करने की उसके अंदर क्षमता है। ही हैज अ कैपेसिटी टू वर्क रेगुलरली, नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता है। तो ये देखिए एक तरह से फिजिकल पावर को सजेस्ट करता है, फिजिकल पावर को, और ये मेंटल पावर को करता है। तो ये इंटेलेक्चुअल इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल अर्थात कुछ इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंस से रिलेट करता है। और यहाँ पर फिजिकल पावर अर्थात उतने अंदर उसके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता यानी पावर है, जो वो लगातार काम कर सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी एंड कैपेसिटी दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आ जाता है रिप्लाई एंड आंसर। ये मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोबारा, रिप्लाई टू अ लेटर,
लेटर या मैसेज कोई भी हो सकता है, और यहां पर होता है टू एन आंसर, टू अ क्वेश्चन। मतलब जब हम कोई लेटर लिख रहे होते हैं और जब हमें उसका रिप्लाई मिलता है तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। किसी को आपने गुड मॉर्निंग करा, उसने भी आपको पलट कर गुड मॉर्निंग भेजा, ये रिप्लाई है। लेकिन जो आंसर होता है वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हो। किसी से आपने कुछ पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये उसका आंसर हो गया। जब क्वेश्चन आंसर करके आप नोटबुक में लिखते हो, वो क्वेश्चन और आंसर है। वहां पर क्वेश्चन के बदले वहां पर हम क्वेश्चन आंसर के बदले रिप्लाई नहीं लिख सकते। तो ये बहुत इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं इधर, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट और वंडर। सरप्राइज का मतलब यहाँ पर आश्चर्य है, एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्य है, और वंडर का मतलब भी आश्चर्य है। लेकिन यहां पर इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, अर्थात कोई अकस्मात होने वाली घटना को अनएक्सपेक्टेड यानी सरप्राइज। ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज रिजल्ट, अपना परिणाम देख करके वो चकित हो गया। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई ऐसी इंसिडेंट या कोई ऐसी हैपनिंग होती है जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी, और अचानक हो जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो गया। एस्टोनिशमेंट, और एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है एक्सट्रीम सरप्राइज, एक्सट्रीम एक्सट्रीम सरप्राइज, ये एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है। एक्सट्रीम सरप्राइज का मतलब होता है, मतलब इससे ग्रेड इसका बढ़ जाता है, इससे इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज र्यूड बिहेवियर, मतलब ये हुआ कि वो उसके इस असभ्य व्यवहार पर चकित था, मतलब अचानक उसने कुछ ऐसा किया एकदम से एस्टोनिश्ड, तो एस्टोनिशमेंट उसको कहते हैं। और वंडर का मतलब होता है सरप्राइज विद एडमायरेशन, सरप्राइज विद एडमायरेशन का मतलब प्रशंसा के साथ जो है आश्चर्य होता है। जैसे हम ये कहें कि आई वंडर्ड एट हिज विनिंग ए ट्रॉफी इन द कॉन्टेस्ट, आई वंडर्ड एट हिज सिक्योरिंग फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट रैंक एट ऑल इंडिया लेवल, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट रैंक लाया, इस पर मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो आश्चर्यचकित देखिए किसके साथ है, मतलब एक एडमायरेशन के साथ है। उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उसकी परफॉर्मेंस से आश्चर्य के साथ प्रशंसा भी निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वंडर में क्या है, सरप्राइज विद एडमायरेशन, ये एक्सट्रीम सरप्राइज को व्यक्त करता है और ये अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। अगर इसको आप गौर से समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और समझना भी जरूरी है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेवरी, करेज और वैलर। ब्रेवरी माने वीरता, करेज माने साहस या वीरता, और वैलर माने भी वीरता। लेकिन अंतर क्या है, ये होता है इन द ब्लड, ये होता है इन माइंड, और ये होता है मोर देन ब्रेवरी एंड करेज। देखो समझने वाली बात है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका। इन द ब्लड, ब्रेवरी जो बहादुरी वो खून में होती है। जैसे हम कहते हैं द ब्रेवरी ऑफ राजपूत इज वेल नोन, राजपूतों की बहादुरी बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। तो वो बहादुरी उनके खून में थी, चाहे वो चौहान वंश हो या राजपूत हो या जो भी हो, तो वो मतलब पहले से ही जानी जाती है, उनके वो खून में होती है, वो नेचुरल होती है, वो ब्रेवरी कहते हैं। और करेज का मतलब इन माइंड, करेज का मतलब इन माइंड का मतलब होता है कि ये मन में होता है। मन में का मतलब होता है वी शुड हैव अ करेज टू स्पीक द ट्रूथ, यानी सच कहने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। अर्थात मन में ये बात होनी चाहिए कि अगर कोई बात कहनी तो उसकी हिम्मत हो चाहिए। वी शुड हैव करेज टू स्पीक बिफोर द टीचर, अध्यापक के सामने बोलने की हिम्मत हमें होनी चाहिए। लेकिन ये वो ब्रेवरी नहीं है जो राजपूतों के जो खून में हुआ करती थी। जैसे आल्हा उदल के जमाने में जैसे उनके अंदर ब्रेवरी, माना उनका युद्ध करना ही उनका पेशा था,
इतने बहादुर हुआ करते थे, उनका नाम फेमस था हिस्ट्री में। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में राजा महाराजा हुए जिनके खून में बहादुरी थी, वो एक अलग चीज है। करेज माइंड में होता है। माइंड का मतलब ये हो कि हमें माइंड से मतलब एक बिल्कुल पूरी तरह से ये तैयार रहना चाहिए कि हाँ हमें कुछ कहना है, कहीं पे बोलना है तो हमारे अंदर साहस होना चाहिए। वी शुड हैव करेज टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने का हमारे अंदर साहस होना चाहिए। और वैलर का मतलब ये क्या है, वीरता, अर्थात मोर देन ब्रेवरी एंड करेज। ये मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी, अनएक्सपेक्टेड करेज होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि our Indian soldiers do some deeds of valor, अर्थात हमारे भारतीय सैनिक वीरता का कोई काम करते हैं। या ब्लैक कमांडोज आर नोन फॉर देयर डीड्स ऑफ वैलर, ब्लैक कमांडोज आर नोन फॉर देयर डीड्स ऑफ वैलर, यानी ब्लैक कमांडो जो हैं वो वीरता के कार्य के लिए जाने जाते हैं। अर्थात ये ब्रेवरी और ये जो करेज है उससे कहीं बढ़कर के, मतलब ये रिस्क टेकिंग है, तो ये ज्यादा मतलब चैलेंजिंग हो गया, इसलिए इन दोनों से बढ़कर होता है इसका जनरल सेंस, लेकिन ये इसका जो है स्पेशल सेंस होता है वैलर का। इन दोनों से इसकी डिग्री ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अंतर तो विशेष है और अंतर जरूर है, इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद देखिए चलते हैं डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है रैशनेस। देखिए धैर्य पूर्वक आप इस वीडियो को देखें, इस क्लास को देखें और आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी। और देखिए यहाँ पर डेयरिंग का मतलब होता है रैशनेस, और ये होता है शॉर्ट लिव्ड क्वालिटी। शॉर्ट लिव्ड क्वालिटी, शॉर्ट लिव्ड। रैशनेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा उतावलापन, दुस्साहस जिसको कहते हैं, डेयरिंग। और डेयरिंग का मतलब ये परमानेंट क्वालिटी होती है, बहुत चैलेंजिंग ये भी होता है। जैसे दुस्साहस का मतलब ये होता है हाउ डेयर टू से दिस, हाउ डेयर यू से दिस, हाउ डेयर यू टच मी, मतलब तुम्हें मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। लेकिन वो इतना डेयरिंग है, मतलब डेयरिंग का मतलब होता है कुछ भी बोलता है, कुछ भी कह सकता है और कहीं पर भी जा सकता है, मतलब घबराता बिल्कुल नहीं है, वो डेयरिंग है। और बोल्ड का मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे हम कहते हैं कि ही वॉज बोल्ड टू कैच द थीव इन द डार्क नाइट, मतलब अंधेरी रात में चोर को पकड़ने में वो साहसी था। ही हैज ए बोल्डनेस टू कैच द थीव इन द नाइट। तो शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ ही पल के लिए ये हिम्मत और साहस आता है, लेकिन डेयरिंग ऑल टाइम है, डेयरिंग ऑल टाइम है। लेकिन बोल्डनेस क्या है ना, कुछ समय के लिए होता है कि नहीं हाँ वो बहुत, ये कहते नहीं ये लोग बी बोल्ड, साहसी बनो। क्योंकि साहसी बनने का मतलब ये है कि जब भी कभी मौका मिले तो थोड़ा हिम्मत से काम लो। लेकिन डेयरिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग, अर्थात वो हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और हमेशा ऐसे, मतलब दुस्साहस का मतलब होता है जहां कोई साहस नहीं कर सकता वहां पे वो हिम्मत कर जाता है, उसको डेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर रैशनेस का मतलब ही होता है उतावलापन या तेजी और या फिर दुस्साहस होता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट लिव्ड क्वालिटी है बोल्ड। इसके बाद कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी। धैर्य के साथ जुड़े रहिए और ये पूरा क्लास हो जाएगा, इसी के बाद ही आप इसको बंद करेंगे, तब तक देखते रहेंगे बराबर। रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी का मतलब कस्टम एक ऐसा शब्द है जो इसका माने देखिए रीति रिवाज प्रथा, हैबिट माने भी कभी कभी रीति रिवाज प्रथा या आदत से हो जाता है। प्रैक्टिस भी होता है, जब हम अपनी हैबिट का प्रैक्टिस करते रहते हैं करते सकते हैं और एक लॉन्ग पीरियड हो जाता है तो वो कस्टम बन जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हैबिट एक अलग चीज़ है और कस्टम एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, रिलेटेड टू सोसाइटी। रिलेटेड टू सोसाइटी का मतलब होता है जैसे वियरिंग साड़ी, wearing sari after marriage is a custom in the Hindu women या in the Hindu religion। जैसे हिंदू धर्म की नारियों के लिए शादी के बाद साड़ी पहनना एक प्रथा है। अब वो ये बात अलग है कि मतलब लोग नहीं पहनते या कुछ नहीं पहनते हैं, लेकिन उसका मतलब एक दूसरा हो गया, क्योंकि वो अपने आवश्यकता अनुसार जैसी सिचुएशन या कंडीशन हुई वैसा कर लेते हैं। लेकिन जो प्रथा है वो यही है कि वियरिंग साड़ी आफ्टर मैरिज इज अ कस्टम ऑफ अ हिंदू वुमेन, मतलब हिंदू नारी की एक प्रथा है
या हिंदू रिलीजन हम कह सकते हैं, हिंदू धर्म में एक प्रथा है कि मतलब शादी के बाद साड़ी पहनी जाती है, तो वो एक कस्टम हो गया, वो एक रीति रिवाज हो गया, वो एक परंपरा हो गया। और हैबिट जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, मतलब धूम्रपान करना जो है एक गंदी आदत है, तो ये हैबिट में आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी था। क्राइम अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट लॉ, लॉ ऑफ स्टेट, मतलब किसी राज्य के कानून के जो खिलाफ होता है उसको क्राइम कहते हैं। ही वॉज क्रिमिनल सो ही वॉज सेंट टू जेल, वह मतलब अपराधी है और उसको जेल भेज दिया गया। तो वो क्या है ना, उसने कोई ऐसा क्राइम किया, कोई ऐसी वारदात की है जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ स्टेट है, जो राज्य के कानून या नियम के खिलाफ है। और वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब यहां पर होता है रिलेट्स टू मोरल, मतलब जब नैतिक बुराई आदमी के अंदर हो जाती है तो उसको हम यहां पर रिलेट्स टू मोरल्स कहते हैं। ड्रिंकिंग इज वाइस, यानी शराब पीना जो है एक बुराई है। तो कैसी बुराई है? नैतिक बुराई है जो समाज में फैली हुई है। इसके बाद सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है आपका रिलेट्स टू लॉ ऑफ रिलीजन और सोसाइटी। ठीक, तो यहां पर हो गया सिन का मतलब रिलेट्स टू लॉ ऑफ रिलीजन ऑफ सोसाइटी, मतलब कोई धर्म के कानून के धार्मिक जो नियम होता है उसके खिलाफ हो या सामाजिक नियम हो उसके खिलाफ हो तो उसको हम सिन कहते हैं। जैसे टू अब्यूज एल्डर्स इज अ सिन, अपने से बड़ों को बुरा भला कहना ये एक पाप है, ये गलत है, तो यहाँ पर वो सिन हो गया। वाइस मोरल से रिलेटेड है और ये क्राइम जो आपका किसी स्टेट के रूल्स या रेगुलेशन से रिलेटेड है। इसके बाद लिखा वांट, वांट का मतलब हम उस चीज की जरूरत को कहते हैं दैट इज एब्सेंट, जो नहीं है। और नीड का मतलब होता है नेसेसरी थिंग्स, नेसेसरी थिंग्स। और रिक्वायर का मतलब होता है टू डिमांड, डिमांड का मतलब होता है इसकी भी आवश्यकता है। तो दैट इज एब्सेंट का मतलब जैसे होता है आई वॉन्ट टू बाई ए कार, मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो वो है नहीं लेकिन मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन वो नेसेसरी थिंग्स में नहीं आती है। नेसेसरी थिंग्स में ये नहीं है कि मुझे इसी समय, जैसे हम कहते हैं कि आई नीड ए पेन टू राइट विद, अर्थात मुझे लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है। आई नीड अ पेन टू राइट विद, तो आई नीड अ पेन टू राइट विद अर्थात मुझे लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और लेकिन ये क्या है? एब्सेंट है, लेकिन ये इसकी आवश्यकता तो है लेकिन अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। आई वॉन्ट टू बाई ए कार, ये एक अलग चीज हो गई। और रिक्वायर का मतलब टू डिमांड से, अब डिमांड का मतलब होता है लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया प्रोग्रेसिव, अर्थात भारत को उन्नतशील बनाने के लिए साक्षरता की आवश्यकता है। या हम कहते हैं कि लिटरेट पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया प्रोग्रेसिव, अर्थात शिक्षित लोग देश को उन्नतशील बनाने के लिए आवश्यक है। जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, अर्थात मीटिंग में अनुपस्थित होना आपका आवश्यक है, अर्थात आप निश्चित तौर पे आइए। तो इस तरह से रिक्वायर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर वांट दैट इज एब्सेंट, नेसेसरी थिंग जो अचानक जरूरत पड़ जाती है, और टू डिमांड मतलब इसके लिए ये कि कहीं पर किसी चीज की आवश्यकता है जो हमें चाहिए या जरूरत उसकी पड़े है समाज में या देश के लिए। नोटोरियस इन बैड सेंस, इसके बाद फेमस इन गुड सेंस, और रिनाउंड हाई रेपुटेशन, हाई रेपुटेशन। और पॉपुलर का मतलब होता है स्टेटस से या फिर वेल्थ और या फिर फिजिकल अपीयरेंस से। मतलब इसका मतलब होता है कि वो किसी भी तरह से वो पॉपुलर हो सकता है। उसका मतलब एक ऐसा समाज में स्टेटस हो जिसकी वजह से किसी खास मतलब क्वालिटी के लिए पॉपुलर हो। वेल्थ मतलब अदर पीपल के अपेक्षा उसके पास जो संपत्ति है, धन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पॉपुलर हो।
या फिर फिजिकल अपीयरेंस उसका ऐसा हो, रूप रंग उसकी बनावट, उसका फिजिकल बॉडी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो, या फिर उसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल क्वालिटी ऐसी हो जिसके लिए वो पॉपुलर हो। लेकिन नोटोरियस का मतलब ऐसा है कि वो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है तो वो नोटोरियस है, अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है या किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जाना जाता है। जैसे हम ये कहते हैं कि कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, मतलब कश्मीर अपनी सुंदरता के, जैसे नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे करके हम ये फेमस है। रिनाउंड का मतलब हाई रेपुटेशन, विलियम शेक्सपियर वाज अ रिनाउंड ड्रामेटिस्ट। तो हाई रेपुटेशन मतलब वर्ल्ड क्लास की रेपुटेशन जब होती है तब उसको रिनाउंड बोलते हैं। वर्ल्ड क्लास की रेपुटेशन जब होती है तब हाईली रिनाउंड, हाईली रेपुटेटेड बोलते हैं। वहां पर नोटोरियस मतलब एक किसी पार्टिकुलर रीजन में भी हो सकता है। ये फेमस जो है किसी खास चीज के लिए प्रसिद्ध हो सकता है, कोई भी जगह, कोई भी स्टेट, कोई भी लोकेशन। और पॉपुलर मैंने बताया स्टेट, वेल्थ या फिजिकल अपीयरेंस के लिए पॉपुलर, और अन्य किसी पार्टिकुलर क्वालिटी के लिए अगर होता है वो तो वो पॉपुलर होता है। इसको लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब होता है किसी खास वजह से लोगों में प्रिय, लोक माने जनता होता है, और जनता में प्रिय किसी वजह से भी प्रिय वो हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जबकि तीनों का सेंस, चारों का सेंस लगभग एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस है। बैड सेंस में, गुड सेंस में हाईली रेपुटेशन जब होती है तब होता है, और ये स्टेटस, वेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस या पार्टिकुलर क्वालिटी किसी के लिए भी अगर वो जाना जाता है तो फिर वो पॉपुलर कहा जाता है। और पॉपुलर का मतलब होता है फेमस इन द पॉपुलेशन, यानी जनता में जो प्रसिद्ध होता है वो उसको पॉपुलर कहते हैं। फिलहाल हाउस एंड होम में क्या फर्क है? हाउस का मतलब होता है ए ड्वेलिंग यूनिट, ए ड्वेलिंग यूनिट मतलब रहने योग कोई ऐसा मतलब घर या कुछ ऐसा हो जिसमें ये बताया जा रहा हो कि मतलब ये चीज यहाँ इसके इस्तेमाल के लिए आती है। जैसे ही बॉट ए न्यू हाउस, उसने एक नया मकान खरीदा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रहा ही जा रहा है या रहेंगे तुरंत, हो सकता है कुछ दिन बाद रहें, लेकिन जब तक नहीं रहते हैं, ड्वेलिंग यूनिट है, ड्वेल माने रहना होता है, ड्वेलिंग यूनिट का मतलब होता है रिहायशी पर्पज से उसको लिया ही जाता है, पर ये नहीं है यहाँ पर जरूरी कि वो रह रहे हो। लेकिन यहाँ पर होम का मतलब होता है कि टू लिव विद ए फैमिली एसोसिएशन, अर्थात एक पारिवारिक संस्था या पारिवारिक संघ के साथ रहना, कुल मिलाकर के परिवार के साथ रहना, तो उसको हम होम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मेन मेक हाउसेस एंड वुमेन मेक होम्स, इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य घर बनाते हैं और महिलाएं उसको घर बनाती हैं। तो यहाँ दोनों घर में फर्क है, अर्थात पुरुष क्या करते हैं, उसको घर बनाते हैं, अर्थात रहने के लिए कोई चीज तैयार करते हैं। मतलब समझना, पुरुष कोई चीज रहने के लिए तैयार करते हैं और महिलाएं उसको रहने लायक बनाती हैं, अर्थात साफ सफाई, आदर भाव, मान सम्मान उस घर में मिलता है और सुंदर सजावट मिलती है, ये सब कुछ मतलब पूरी खूबसूरती मिलती है, वहां पर ममता बसती है, वहां पर प्रेम बसता है। ये महिलाओं का काम है। पुरुष ने अपना सब कुछ इकट्ठा करके एक घर बना दिया, तो वह तब कहा जाता है कि मेन मेक हाउसेस एंड वुमेन मेक होम्स। तो यहाँ पर हाउस और होम में इसका यही फर्क है। इसके बाद एब्सटेन, और एब्सटेन का मतलब परहेज करना, रिफ्रेन का मतलब परहेज करना, फॉरबियर माने परहेज करना, यानी किसी चीज से अपने आप को रोकना। तो ये होता है टू रिफ्यूज टू डू समथिंग दैट इज बैड फॉर यू, ये इसका मतलब है, सिर्फ इसी का मतलब है। लिखा है टू रिफ्यूज टू डू समथिंग बैड फॉर यू, ये जो देख रहे हो आप, ये इसका केवल मतलब एब्सटेन तब हम करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज को करने से मना कर देते हैं जो हमारे लिए बुरी है। जैसे कहते हैं कि ही abstains फ्रॉम ड्रिंकिंग, ही abstains फ्रॉम टेकिंग ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स लेने से परहेज करता है, यानी दूर रहता है, ड्रिंकिंग से दूर रहता है, तो वो एब्सटेन होता है। और रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है टू रिफ्यूज टू डू समथिंग
टेम्पोररली यानी अस्थायी रूप से किसी काम को करने से मना करना, अस्थायी रूप से किसी काम को करने से मना करना। जैसे कहते हैं प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग द सिली क्वेश्चंस इन द क्लास, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग द सिली क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास, तब वहां पर रिफ्रेन होता है। तो देखिए किसी बुरी चीज से अपने आप को बचाना, ये जो है एब्स्टेन है, और टेम्पररली अस्थायी रूप से किसी काम को करने से अपने आप को रोक लेना, वो रिफ्रेन है। फॉरबियर क्या होता है? फॉरबियर होता है टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, मतलब कुछ आत्म संयमित रहने का अभ्यास करना। जैसे हम ये कहते हैं कि ही फोर बोर, चूंकि फोर बियर लिखा हुआ है, ठीक, ही फोर बोर कर सकते हो, यानी सेकंड फॉर्म आएगी बियर की बोर, और बोर्न BORNE, क्योंकि बियर माने सहन करने से संबंधित है, तो यहां पर फोर बोर कर सकते हो, या ही फोर बियर्स टू स्पीक द इल वर्ड्स इन हिज सर्किल या इन हिज फ्रेंड सर्किल्स, या ही फोर बियर्स टू स्पीक अब्यूजिंग वर्ड्स इन हिज फैमिली या इन हिज फ्रेंड सर्कल्स, अर्थात वह अपने मित्र मंडली में कुछ अपशब्द बोलने से नियंत्रण रखता है या उसको अभ्यास करता है कि वो ना बोले, जबकि अक्सर उससे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरबियर का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करने की आदत डालना, अर्थात ऐसा कुछ करो कि वो मुंह से ना निकले, ये कंट्रोल करो, उसी को कहते हैं फॉरबियर यानी परहेज करना। और ये रिफ्रेन का मतलब टेम्पररी किसी चीज को करने से रोक लेना या मना करना अपने आप को, और या फिर किसी बुरी चीज से अपने आप को रोकना। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें अलग अलग थी। सीलिंग सभी जानते हैं, सीलिंग होता है इनर पार्ट ऑफ ए रूफ, यानी जो छत होती है उसका आंतरिक भाग होता है, और ये होता है अपर पार्ट ऑफ ए रूफ। अपर पार्ट यानी जो छत होती है वो ऊपर का हिस्सा होता है, और जो सीलिंग होता है वो नीचे का होता है। जैसे ही बॉट ए सीलिंग फैन, उसने एक सीलिंग फैन खरीदा। जैसे द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। अब छत पर खेल रहे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन पर खेल रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन पर नहीं खेल रहे हैं। और जो सीलिंग फैन है वो नीचे लगेगा, ऊपर जाके ऊपर को नहीं लगेगा। तो इस तरह से वैसे ज्यादातर जानकारी में होगा, और ब्यूटीफुल और हैंडसम जानते भी होंगे। वैसे ज्यादातर क्या होता है कि कहीं भी यूज कर दिया जाता है, लेकिन बात डिफरेंस की चल रही है, इसलिए डिफरेंस है। ब्यूटीफुल फॉर गर्ल्स और हैंडसम फॉर बॉयज, ब्यूटीफुल फॉर मेल्स, ब्यूटीफुल फॉर फीमेल्स और हैंडसम फॉर मेल्स। तो ये सभी जानते होंगे और इसका प्रयोग आसानी से कर भी लेते हैं बच्चे। तो चलिए काफी हो गया, उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगा। और मैं एक चीज लास्ट में थोड़ा सा रहा जा रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसकी यूटिलिटी बता देता हूं। जैसे हो जाता है क्या, जैसे उसमें लिख दिया ए, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, लिख दिया टू रिटर्न इंजरी फॉर इंजरी, और देखिए इसको आप मना नहीं कर सकते हो, ये सब आता है एग्जाम में। अब ऑप्शन ए दे दिया और यहां पर दे दिए एवेंज, ऑप्शन बी दे दिया, यहां पर दे दिया रिवेंज, और ऑप्शन सी दे दिया, यहां पर दे दिया रिटेलिएट, और यहां पर दे दिया डी में हो गया नन ऑफ देम, ये नन ऑफ दीज, ये कर दिया उसने। ठीक, अब ये लिखा है टू रिटर्न इंजरी फॉर इंजरी। अब इसका आप सेंस ढूंढोगे, इसके माने बदला लेना, इसके माने बदला लेना, इसके माने बदला लेना। तो अब यह हमको देखना है कि इनमें सही कौन सा है। इसी तरह से एंगर और रिजेंटमेंट में हो सकता है, एडमिट और कॉन्फेस में हो सकता है, एंसेंट और ओल्ड में हो सकता है, वो सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट और वंडर में, किसी में भी एक क्वेश्चन से आप इसकी वैल्यू, इसकी यूटिलिटी आप समझ सकते हो कि किस तरह से होता है। और इसका वन वर्ड, अगर ये आ गया टू रिटर्न इंजरी फॉर इंजरी, इसका वन वर्ड दीजिए तो ये वन वर्ड भी बना देगा। और एवेंज और रिवेंज का आप देख ही रहे हो स्पेसिफिक यूज, ये होमोफोन्स भी बना देगा। यानी ये बहुत ही यूजफुल वर्ड्स हैं जिनको आप एक साथ तैयार करते हो
तो ये कॉम्प्रीहेंशन में आ जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में कहीं पर ये आ गया, ऑप्शन में दे दिया कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस बनते हैं, नीचे 5 क्वेश्चन बनते हैं पैराग्राफ में, तो उनसे आपको पैराग्राफ से ही देता है। और पैराग्राफ से देने पर क्या होता है कि उसको सही सेलेक्ट करना होता है। तो पैराग्राफ में क्या सेंस लिया हुआ ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका ये रिटर्न इंजरी फॉर, आपको ये बी ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तब जाके सही होगा, वरना आपका सही नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं।